सभी को नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने आज जो शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का जो इतिहास है उसमें अपने जो बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों की। किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की। इन गुर्जर प्रतिहार में अपने वत्सराज तक के शासन को पढ़ लिया था। वत्सराज के शासन को पढ़ लिया था। वत्सराज के बाद शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड शासन बनता है। आज अपने नागभट्ट सेकंड को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो आइए शुरुआत करते हैं नागभट्ट द्वितीय से। नागभट्ट सेकंड। अब इनकी नागभट्ट सेकंड की बात करें तो इनका जो शासन का काल रहा था, इनका शासन कब से कब तक रहा, तो सबसे पहले इनका शासन की बात करें तो इनका शासन 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक, इनका शासन 833 ईस्वी तक रहा था। इनके पिता का नाम था वत्सराज। पिता का नाम वत्सराज था और माता का नाम था सुंदर देवी। माता का नाम था सुंदर देवी। ठीक है, किनकी माता का? नागभट्ट द्वितीय की माता का। अब ये जो नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहारों में शासन कर रहे थे, उस समय कन्नौज पर एक शासक था चक्रायुध। कन्नौज पर चक्रायुध का अधिकार था। चक्रायुध का अधिकार था। अब ये जो चक्रायुध है इसको नियुक्त करता है धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा बनाया गया शासक था चक्रायुध। ठीक है, अब आगे बात करें तो सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने क्या करता है, इस चक्रायुध को हराता है। चक्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। कौन? कन्नौज पर अधिकार आ जाता है नागभट्ट द्वितीय का। नागभट्ट द्वितीय का। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय का अधिकार हो गया किस पर? कन्नौज पर। अब कन्नौज पर अधिकार होने के बाद इन्होंने क्या करते हैं, कन्नौज को राजधानी बनाते हैं। कन्नौज को राजधानी। अब ये कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है? तो नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को राजधानी बनता है। अब ये गुर्जर प्रतिहारों में एक और शाखा का उद्गम होता है। गुर्जर प्रतिहारों में कन्नौज शाखा प्रारंभ हो जाती है। कन्नौज शाखा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, कन्नौज शाखा किनके काल में? तो नागभट्ट सेकंड के काल में कन्नौज शाखा प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए इनकी राजधानी का जिक्र कर लेते हैं अपने बीच में। ठीक है, राजधानी तो इनकी जो अलग अलग राजधानी, सबसे पहले इनकी जो राजधानी रही थी वो थी मंडोर। सबसे पहले राजधानी रही मंडोर। उसके बाद नंबर 2 पर बनती है मेड़ता। इसी को क्या बोलते हैं? मेड़ंत कपूर। मेड़ंत कपूर। दूसरी राजधानी रहती है मेड़ंत कपूर। अब ये मेड़ंत कपूर किसके काल में? तो नागभट्ट के काल में। किनके काल में? नागभट्ट के काल में राजधानी बनती है। अब तीसरी जो राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है? तो तीसरी बनती है नागभट्ट प्रथम के काल में बीनमाल। और इसी के काल में दूसरी राजधानी बनती है अवंतिका। अवंतिका। और इसी अवंतिका को बोलते हैं उज्जैन। इस अवंतिका को बोलते हैं उज्जैन। तो ये राजधानियाँ किनके काल में बनती हैं? तो ये बनती हैं नागभट्ट प्रथम के काल में। ठीक है, अब यहाँ तक अपनी राजधानियों का जिक्र कर लिया। और जो 5वीं राजधानी बनती है कन्नौज, जिसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं नागभट्ट द्वितीय के काल में। ठीक है, क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये क्रम याद रखना। अब आगे जिक्र करते हैं इनकी नागभट्ट द्वितीय का। तो नागभट्ट द्वितीय की जो उपलब्धियां थी, नागभट्ट सेकंड की जो उपलब्धियां थी
अब ये जो उपलब्धियां थी इसकी हमें जानकारी भी चाहिए। तो ये जो उपलब्धियों की जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, तो ग्वालियर प्रशस्ति से हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति से हमें इनकी जानकारी मिलती है। किनकी जानकारी, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद इनका एक बात याद रखना, एक चौहान शासक था, चौहान शासक जिसका नाम था गुवक प्रथम, गुवक प्रथम। ये जो गुवक प्रथम था ये था सामंत, ये था सामंत किसका, नागभट्ट द्वितीय का, नागभट्ट द्वितीय का सामंत का नाम पूछे तो गुवक प्रथम चौहान शासक था। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी अपने जिक्र किया था, तो इनके पिता का सामंत था, पिता मतलब वत्सराज का जो एक सामंत था, वत्सराज का जो सामंत था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दुर्लभ राज, दुर्लभ राज। ये जो दुर्लभ राज था वत्सराज का सामंत था। अब ये दुर्लभ राज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जयानक एक कवि था, जयानक कवि था जिसकी रचना थी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय से हमें दुर्लभ राज सामंत होने की जानकारी मिलती है। अब इनकी सामंत की बात कर ली। अब इन्होंने आगे चलकर जब ये अरब आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे तो अरब आक्रमणकारियों की पूर्णतः रोक लगाने वाला शासक, अरब आक्रमणकारियों की कार्यों पर पूर्णतः रोक किनके काल में, तो नागभट्ट द्वितीय के काल में रही थी। अरब आक्रमणकारियों की पूर्णतः रोक नागभट्ट द्वितीय के काल में रही थी। नागभट्ट द्वितीय अपनी दानशीलता व कन्यादान के कारण इनको एक उपाधि मिलती है, वो है कर्ण की उपाधि मिलती है। किनको, नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, ये जो जानकारी की हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी भी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। कहाँ से, ग्वालियर प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब आगे चलकर नागभट्ट द्वितीय ने एक बुचकेला नामक स्थान है, बुचकेला, ये जो बुचकेला है ये है जोधपुर में। इस बुचकेला नामक स्थान पर नागभट्ट द्वितीय ने 2 मंदिर बनवाए। इनमें एक था विष्णु मंदिर और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था शिव मंदिर। दूसरा कौन सा, शिव मंदिर। याद रखना, बुचकेला जोधपुर में। अब इनकी मृत्यु होती है 23 अगस्त। मृत्यु कब होती है नागभट्ट द्वितीय की, तो 23 अगस्त 833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु होने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मृत्यु की जानकारी की बात करें तो एक रचना थी चंद्रप्रभ सूरी की, चंद्रप्रभ सूरी की जो रचना थी प्रभावक चरित। इस प्रभावक चरित से हमें जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कैसे होती है, गंगा में समाधि लेने के कारण। गंगा में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, गंगा में इन्होंने समाधि ले ली थी। अब आगे जाके शासक बनता है कौन सा, तो वो बनता है रामभद्र। आगे बनता है रामभद्र। रामभद्र के बारे में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका शासनकाल 833 से 836 ईस्वी तक। ठीक है, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बारे में एक लाइन जरूर है जो बादल अभिलेख है, बादल अभिलेख में बताया गया है कि ये पाल शासकों के विरुद्ध हार गए थे। पाल शासकों के विरुद्ध हार गए थे। कौन, तो रामभद्र।
हार गए थे। ठीक है, इनके बारे में इतना ही था। अब इन रामभद्र के बाद वाला जो शासक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था। तो इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक? तो इनका था 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम था रामभद्र, पिता थे रामभद्र, और माता का नाम था अप्पा देवी, माता का नाम था अप्पा देवी। ठीक है, अब इस मिहिर भोज नाम का अर्थ भी कुछ निकल के आता है। मिहिर भोज नाम का अर्थ है, इसका अर्थ है सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक इसका अर्थ है। ठीक है, अब इनके बारे में आगे बताया जाता है कि मिहिर भोज ने अपने पिता का नाम रामभद्र, तो रामभद्र की हत्या कर देते हैं, रामभद्र की हत्या कर देते हैं। तो रामभद्र की हत्या के कारण इनको प्रतिहारों में पीड़हंता, ये इम्पोर्टेंट है, पीड़हंता, प्रतिहारों में पीड़हंता के नाम से कौन प्रसिद्ध रहा? तो मिहिर भोज प्रतिहारों में पीड़हंता कहलाने लगा। और ये कट्टर इस्लाम विरोधी था, कट्टर इस्लाम विरोधी शासक था। ठीक है, कट्टर इस्लाम विरोधी शासक था। आगे इनकी बात करें तो इनका जो शासन रहा तो प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक, प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक थे मिहिर भोज। और शक्तिशाली थे तो इनका चरमोत्कर्ष काल भी किनका? प्रतिहारों का चरमोत्कर्ष काल किनके काल को? मिहिर भोज के काल को कहा जाता है। और इनकी जो जानकारियाँ मिलती है वो भी हमें कहाँ से? तो ग्वालियर प्रशस्ति से। कहाँ से? ग्वालियर प्रशस्ति से हमें इनकी भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इनको कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों से भी नवाजा गया, जैसे कि इनको प्रभास पाटन के नाम से, इनको आदि वराह के नाम से, इनको सार्वभौम मालवा चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाने लगा था। ठीक है, अब ये जो प्रभास पाटन है ये उपाधि है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें दौलतपुर अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। और आदि वराह की जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब आगे चलकर इन्होंने चांदी व तांबे के सिक्कों पर भी एक उपाधि अंकित करवाई। उस उपाधि का नाम था श्रीमद, उस उपाधि का नाम याद रखना, श्रीमद, उस उपाधि का नाम था श्रीमदादि वराह। ये उपाधि किस पर? चांदी व तांबे के सिक्कों पर ये उपलब्धि रही थी। इन्होंने दुर्म नाम के सिक्के भी चलाए, किन्होंने? मिहिर भोज ने। दुर्म नामक सिक्के चलाए किन्होंने? मिहिर भोज ने। ठीक है, अब इनकी जो आगे जाके जो इम्पोर्टेंट बात है, इनकी दो विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अब वो प्रशंसा किसकी? इनके शासन व्यवस्था की
प्रशंसा, ये शासन व्यवस्था की प्रशंसा कौन कौन करते हैं? एक था अरब यात्री सुलेमान, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अरब यात्री सुलेमान। और दूसरा था एक कवि कश्मीर का कल्हण कवि, जो इनके शासन व्यवस्था की तारीफ करते हैं। और अरबी यात्री सुलेमान का जिक्र करते हैं तो 851 ईस्वी में, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, 881 ईस्वी में अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, वो भारत की यात्रा करता है। अब ये भारत की यात्रा करता है, यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, तो कई बार इनके काल का जिक्र कर लेते हैं। किनके काल में? तो मिहिर भोज के काल में। किनके काल में? मिहिर भोज के काल में। कौन आता है? अरबी यात्री सुलेमान भारत की यात्रा करता है। अब इनके बारे में बताया गया है। तो इसकी जो अश्व सेना थी वो तात्कालीन समय में सर्वश्रेष्ठ थी। किनकी? मिहिर भोज की। और इनके काल में 893 ईस्वी में एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है, जिसको हम किस नाम से? तो उसका नाम का जिक्र करते हैं तो उसको बोलते हैं दंड पासिक नामक एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति 893 में होती है। अब मिहिर भोज जो था वो वैष्णव भगत था। कौन सा? वैष्णव भगत था। कौन? मिहिर भोज वैष्णव भगत था मिहिर भोज। तो इन्होंने विष्णु की सगुण व निगुण दोनों भक्ति की, सगुण व निर्गुण भक्ति में भी ध्यान रखा। मतलब सगुण व निर्गुण दोनों रूपों में विष्णु की इन्होंने पूजा करी थी। और विष्णु को इन्होंने क्या कहा था? विष्णु को इन्होंने ऋषिकेश कहा था। किन्होंने? मिहिर भोज में। और इनके बारे में आगे जाके एक बेग्राम अभिलेख है। बेग्राम जो अभिलेख है उसमें बताया गया है कि ये संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया बेग्राम अभिलेख में। ठीक है। अब इनके बाद जो शासक बनता है वो बनता है महेंद्रपाल प्रथम। इनके बाद शासक बनता है महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम। तो इनके शासन के समय की बात करें तो इनका शासन था 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। अब मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम क्या करता है? राजा बनता है। तो मिहिर भोज की जो पत्नी थी, या मतलब मानिए महेंद्रपाल की जो माता का नाम था, इनकी जो माता का नाम था वो थी चंद्र भट्टारिका इनकी माता का नाम था। ठीक है। इनके पिता का नाम तो अपने बात कर ली थी, मिहिर भोज। पिता का नाम था मिहिर भोज, माता का नाम चंद्र भट्टारिका थी। और इनके जो गुरु थे, व इसको बोलते हैं कई बार राज दरबारी। इनके जो गुरु व दरबारी थे वो थे राजशेखर। इनके गुरु व दरबारी थे राजशेखर। कवि राजशेखर इनके क्या थे? गुरु व दरबारी थे।
इनके राजशेखर के जितने भी ग्रंथ थे, राजशेखर के ग्रंथ में, राजशेखर कवि और दरबारी थे महेंद्रपाल प्रथम के। इस शासक को क्या क्या नाम से जाने लगा, जिसको राजशेखर ग्रंथ में परम भट्टारक के नाम से, ये जो इनकी उपलब्धियां या इसको बोलते हैं उपनाम हैं, किनको, महेंद्रपाल प्रथम के, महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। तो इनको परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज की उपलब्धि मिली, और इनको परमेश्वर की भी उपलब्धि मिलती है। किनको तो महेंद्रपाल प्रथम को परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां मिलती हैं, उपाधियां या उपनाम से जाने लगा था। और महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि, याद रखना, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज व निर्भय नरेश महिषपाल और महेंद्रा युद्ध, ये जो थे ये इनके उपनाम थे, किनके, महेंद्रपाल प्रथम के अनेक उपनाम रहे थे। महेंद्रपाल प्रथम के जो उपनाम थे, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश, महिषपाल और महेंद्रा युद्ध के नामों से इनको जाना जाता था। अपने जिक्र कर रहे थे अपने जो इनके जो गुरु थे राजशेखर, इनके अपने जिक्र कर रहे थे राजशेखर। ये जो राजशेखर हैं वो किसके गुरु थे, तो गुरु व दरबारी थे, किसके गुरु व दरबारी थे, महेंद्रपाल प्रथम के गुरु व दरबारी थे। अब राजशेखर की बात करते हैं तो इनका एक नाटक था, राजशेखर का एक नाटक था जिसका नाम था विदुषाल बंजिका, जिसका नाम था विदुषाल बंजिका, जिसका क्या नाम था, विदुषाल बंजिका। इस नाटक में इन्होंने अपने इनके जो शिष्य थे वो थे महेंद्र प्रथम। इस अपने शिष्य को इनको कहा था रघुकुल तिलक, इनको कहा था रघुकुल तिलक। और इनका एक दूसरा नाटक था बाल भारत, जिसमें इनको कहा था रघुग्रामणी, इनको रघुग्रामणी के नाम से संबोधित किया, मतलब रघुवंशियों में अग्रणी के नाम से संबोधित किया था। किनको, महेंद्र प्रथम को। अब राजशेखर की अन्य रचनाएं की बात कर लेते हैं। तो राजशेखर की अन्य रचनाएं की बात करें, राजशेखर की रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट है। तो इनकी थी कपूर मंजरी इनकी एक रचना थी। प्रबंध कोश इनकी रचना थी, और बाल रामायण इनकी रचना थी। ठीक है, बाल रामायण इनकी रचना थी। एक बाल भारत इनकी रचना थी। और विदुषाल बंजिका अपने जिक्र कर चुके थे, वो था नाटक। वह काव्य मीमांसा की बात करें तो वो थी कौन कौन सी, हरविलास व
भुवन कोश इनकी काव्य मीमांसा रही थी, काव्य मीमांसा रही थी। और इनके बारे में आगे बात करें तो राजशेखर है ना, अपनी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी। इस अवंती सुंदरी के कहने पर ही ने इन्होंने कपूर मंजरी नाटक की रचना करी, कपूर मंजरी नाटक की रचना करी थी। ठीक है, ये बात याद रखना। बी.एन. पाठक ने बी.एन. एक पाठक नाम से इतिहासकार था। बी.एन. पाठक नाम से एक इतिहासकार था जिन्होंने इनके बारे में, मतलब महेंद्रपाल प्रथम के बारे में, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में कहा था कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में, उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में कहा था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इसमें महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम, लाइन इंपॉर्टेंट है, अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा, अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। किनको? तो महेंद्रपाल प्रथम को कहा था। किसने? बी.एन. पाठक ने। अब जो शासक बनता है महिपाल प्रथम शासक बनता है महिपाल प्रथम। इनका शासन रहा था, शासन का वर्ष रहा था 914 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। अब महेंद्रपाल प्रथम तक तो इनका शासन सही चल रहा था। महेंद्रपाल प्रथम तक तो किनका शासन? गुर्जर प्रतिहारों का शासन सही चल रहा था। अब यहाँ से एक उत्तराधिकारी विवाद शुरू हो जाता है। उत्तराधिकारी विवाद शुरू हो जाता है गुर्जर प्रतिहारों में उत्तराधिकारी विवाद शुरू हो जाता है। किनके काल में? तो महेंद्रपाल प्रथम के काल में, याद रखना। अब ये प्रश्न क्यों उठता है? तो क्या था कि महेंद्रपाल के दो पत्नियां थी। अब ये दो पत्नियां तो थी, एक था इसके दो पत्नियां में, एक था भोजद्वितीय, एक बेटा था जिसका नाम था भोजद्वितीय। ठीक है, जो देहनागा देवी का पुत्र था। जिस एक पत्नी का नाम था देहनागा देवी का बेटा था भोज। ये पत्नी थी पहली पत्नी इनकी। दूसरी पत्नी थी मही देवी, इसका बेटा था महिपाल। अब ये दोनों जो रानियां थी देहनागा देवी और मही देवी, ये अपने अपने बेटों को क्या बनाना चाहती थी? राजा नियुक्त करना चाहती थी। लेकिन शासक बनता है कौन? महिपाल प्रथम शासक बन जाता है। अब इस महिपाल प्रथम को क्षितिपाल के नाम से भी जानते हैं। क्षितिपाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और महेंद्रपाल के पश्चात उनका जो सामंत था, महेंद्रपाल की बात करें अपने, महेंद्रपाल के पश्चात उनका जो सामंत था चेदनी नरेश कोकल देव प्रथम की सहायता से इन्होंने भोजद्वितीय को हराया था। और उसके बाद शासक बनते हैं महिपाल प्रथम। भोजद्वितीय को 910 से लेकर 913 ईस्वी के बीच में हराया था। उसके बाद इनको सिंहासन मिलता है महिपाल प्रथम को, और इसकी जानकारी हमें बिल्हारी अभिलेख से मिलती है। बिल्हारी
जिसकी जानकारी हमें बिल्हारी अभिलेख से मिलती है। बिल्हारी अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इनके बात करें तो इनका भी कवि था, इनका भी जो राज दरबारी था, जो इनका भी जो राज दरबारी था या इनका जो कवि था वो था राजशेखर। इनके पिता महेंद्र प्रथम का भी वही था और महिपाल का वही था। तो राजशेखर को इन्होंने क्या था, आश्रय दिया था। किन्होंने? तो महिपाल प्रथम ने। तो राजशेखर ने महिपाल प्रथम को उपलब्धियां या अन्य नामों से जाना या उपनाम दिया था। तो इनको दिया था आर्यवृत्त का महाराजाधिराज के नाम से पुकारा। इनको रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी। इनको रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि दी। रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि इनको दी थी इनके जो दरबारी थे राजशेखर। अब इनके आगे बात करते हैं राजशेखर की। तो राजशेखर ने आगे बात करते हैं राजशेखर की। तो राजशेखर ने महिपाल प्रथम को भारत नाटक में क्या कहा था, रघुवंश मुक्तामणि के नाम से पुकारा था। और दूसरा नाम इसी में दिया था आर्यवृत्त का महाराजाधिराज। आर्यवर्त का महाराजाधिराज इन्होंने राजशेखर ने भारत नाटक में इनका दिया नाम से जाना जाता था। इनको महिपाल को अन्य नाम भी दिए थे, जिसमें थे विनायक पाल, जिनमें था विनायक पाल प्रसिद्ध रहा, और हेरम्ब पाल के नाम से भी इनको जाने लगा था। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन बनती है, अरबी यात्री सुलेमान किनके काल में आता है, तो मिहिर भोज के काल में आता है। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के काल में आता है। लेकिन महिपाल के काल में भी एक यात्री आता है जो 915 ईस्वी में आता है, जिसका नाम था अल मसूदी। ये भी क्या था, अरबी यात्री था। ये भी था अरबी यात्री। इस अल मसूदी ने ही प्रतिहारों को क्या कहा था, गुज्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा था। वह राजा को क्या कहा था, तो राजा को बोरा कहा था। राजा को बोरा के नाम से जाने लगा था। तो आगे जाके जो महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम भी एक जो इनका प्रथम था, इनका जो शासनकाल था, इनमें प्रतिहारों का पतन शुरू हो जाता है। प्रतिहारों का पतन शुरू हो जाता है। किनके पतन? महिपाल प्रथम के बाद। राष्ट्रकूट राजा था जो इंद्रतृतीय से हार जाता है। कौन? महिपाल प्रथम। अब यहाँ से हारता है ये तो ठीक था, लेकिन आगे जाकर इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने इनका जो प्रसिद्ध स्थल है कुश स्थल नाम से जो एक प्रसिद्ध कुश स्थल नाम से प्रसिद्ध जो था, जिसको अपने क्या नाम से महोदय नगर नाम से भी जानते हैं, उस पर आक्रमण कर देता है। कौन? इंद्रतृतीय। उस पर आक्रमण कर देता है इंद्रतृतीय, और उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है इंद्रतृतीय
किसको कुश स्थल या इसको बोलते हैं महोदय नगर, इसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसकी जानकारी हमें कन्नड़ कवि थे जिसका नाम था पंप। कन्नड़ कवि पंप ने इसकी हमें जानकारी उपलब्ध कराई। पंप भारत में 941 ईस्वी में 941 ईस्वी में हमें इसकी जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बाद याद रखना, इसके बाद राष्ट्रकूटों का मतलब फिर आक्रमण कर देता है, तो महिपाल फिर क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, महिपाल फिर से मजबूत हो जाता है। इसके बाद शासक बनता है महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय शासक बनता है 945 ईस्वी से 948 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, लास्ट तक पहुँच गए हैं। राजपुताने के प्रतापगढ़ अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। महेंद्रपाल के बाद 4 शासक और बनते हैं, इनके बाद 4 शासक और बनते हैं, जिसमें बनता है देवपाल। उसके जो बनता है 948 से 49 तक। उसके बाद बनता है विनायक पाल द्वितीय जो बनता है 953 से 954 तक। उसके बाद महिपाल द्वितीय वो शासक बनता है 955 ईस्वी में। और अंतिम है विजयपाल सेकंड शासक बनता है 960 ईस्वी में। ये कुछ शासक बनते हैं और इन्होंने ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अब थोड़ी सी इनके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो इन्होंने कन्नौज के गहड़वाल, जेजाभुक्ती, बुंदेलखंड के जेजाक भुक्ती, ठीक है, बुंदेलखंड के जेजाक भुक्ती। और ग्वालियर के कौन थे, ग्वालियर के थे कच्छपाल। और मालवा के परमार, दक्षिणी राजपूताना के गुहिलोत। इनके साथ इन्होंने स्वतंत्र रूप से संबंध रखे। क्या के प्रमुख वंश थे जिनसे स्वतंत्र रूप से संबंध बनाए रखे, मतलब इनसे दबके जिंदगी जीने शुरू करती है। अब अंतिम जो इनका शासक था वो था यशपाल, ठीक है, अंतिम शासक था यशपाल नामक शासक था जो गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था, शासक रहा था। थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। इनमें जो 11वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर कन्नौज पर किसका अधिकार होने लगा था, तो गहड़वाल का अधिकार होने लगा था। गहड़वाल वंश का अधिकार हो गया था। 11वीं शताब्दी तक आते आते। इससे पहले देखा जाए तो यशपाल से पहले एक राजा था राज्यपाल नामक एक राजा था, ठीक, जिसको राजपाल के नाम से भी जानते हैं। इस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण कर देता है। महमूद गजनवी यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं ये जो गुज्जर प्रतिहार 1018 ईस्वी में। मतलब जो महमूद गजनवी का था ये वैसा देखा जाए तो 12वां अभियान था। और यहाँ से इनका पतन शुरू मुख्य रूप से माना जाए तो यहाँ से राज्यपाल क्या करता है, कन्नौज छोड़कर चला जाता है। यहाँ से इनका ज़्यादा पतन शुरू हो जाता है। यशपाल तक आते आते यहाँ पर गहड़वाल वंश का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार अपने आज पढ़ लिया गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ लिया। कल अपने पढ़ते हैं चौहान वंश। बहुत बहुत धन्यवाद।